हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से एक बायोलॉजी के नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने पहले चैप्टर के बारे में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और आज एक बार फिर से हम एक नए वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे जो कि इस पार्ट का जीवों में जनन, जो कि पहले चैप्टर का, ठीक है, ये नाम है। इस चैप्टर के अंतिम हेडिंग तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर कल से आपके पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हो उनको भी ये वीडियो क्या हो, मिल सके, वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, जनन। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हम लोग जनन पढ़ रहे थे और जनन में हमने आपको बताया था कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो जीवों में क्षमता होती है, प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि जाने से पहले अर्थात मृत्यु से पहले एक अपने ऐसे संतान को उत्पन्न कर दिया जाए जिससे कि उस जीव की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहे, अर्थात उस जीव की जो पीढ़ी है वो क्या उसके जाने के बाद भी उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे। ठीक है, यही एकमात्र उद्देश्य होता है बायोलॉजिकल रूप से पृथ्वी पर जीवधारियों के पैदा होने की, और इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जनन का मतलब क्या है कि मरने से पहले प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और जनन में हमने आपको बताया है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच आर फाउंड इन मोस्टली प्लांट एंड एनिमल। पौधों और जंतुओं में, अर्थात जीव में किसमें आते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ना कि जीव का मतलब प्लांट और एनिमल। जब भी जीवधारी या जीव कहा जाए तो उसका मतलब दो ही होता है, एक प्लांट और एक एनिमल। तो जो प्लांट और एनिमल हो दोनों मिला करके देखा जाए तो जनन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, क्योंकि दोनों जीवधारी हैं। तो प्लांट में अलग तरीके से और एनिमल में क्या होता है दोस्तों, अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो आज हम उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जनन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन आपको पढ़ाया, उसके प्रकार पढ़ाए, लाभ पढ़ाया, हानियां पढ़ाया। और कल के वीडियो में हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन के बारे में पढ़ाया, उसके लाभ हानि के बारे में। आज हम तीसरे जनन की बात करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, अर्थात लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो जनन हमने आपको कहा 3 प्रकार पढ़ाया। ठीक है, इसमें पहला जो हमने आपको बताया वो आपका अलैंगिक जनन था, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो। ठीक है, अलैंगिक या आप इसे अलिंगी जनन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अलिंगी जनन कहते हैं। ठीक है, ये पहला था। और सेकंड जो हमने आपको कल बताया, आपको कायिक जनन बताया, या इसी जनन को बेटा हम क्या कहते हैं, वर्धी जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धी जनन कहते हैं। और जो थर्ड आज आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा लैंगिक जनन। ठीक है, क्या होगा, लैंगिक, या इसी को बेटा लिंगी जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगी जनन कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक होगा, यही आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको अगर हम हेडिंग यहाँ पे बना ले तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लैंगिक जनन। ठीक है, क्या होगा, लैंगिक जनन। तो इस तरह से आज हम इसकी यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही टॉपिक है हमारा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, उच्च प्राणियों में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल है। हायर प्लांट और हायर एनिमल जो होते हैं ना, उच्च प्राणी जो होते हैं, जैसे
गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, बंदर, बिल्ली, इन सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और पौधों में बात करें तो जो हायर प्लांट है, आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन, चना, मटर, अरहर, इन सब में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोस्तों हमने आपको कहा था अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होता है, केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। कायिक जनन में भी यही था कि एक ही जीव अपने जड़, तने, पत्ती के माध्यम से क्या कर रहा था, अपने जैसे नए पौधों को उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। लैंगिक का मतलब लिंगी, लिंगी में दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, अर्थात नर और मादा। यानी कि ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक नर की और एक मादा की, अर्थात एक मेल की और एक फीमेल के आपस में संयोजन करने के बाद ही कोई बच्चा पैदा होता है, कोई नया जीव आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब संतान पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, अगर किसी प्लांट में या एनिमल में संतान उत्पन्न करने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत पड़ रही है, दोनों के समागम से, दोनों के संयोजन से ही नए पीढ़ी का जन्म हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता पड़ रही है, दो जीवों को, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको भी देखिए किसमें लिखेंगे। ठीक है, इसको डिफिनेशन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वह जनन जिसमें, ठीक है, वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने हेतु, ठीक है, संतान उत्पन्न करने हेतु कि, ठीक है, संतान उत्पन्न करने हेतु नर व मादा, ठीक है, नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि नहीं, बोलिए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले, जैसे प्लांट में है तो नए प्लांट की बात कर रहा है, एनिमल में है तो नए एनिमल की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें संतान उत्पन्न करने हेतु एक नर और एक मादा दोनों की आपस में क्या होती है, जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, और इन्हीं दोनों के संपर्क से क्या होता है, नया संतान पैदा होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। दोस्तों इसी लैंगिक जनन को हम, ठीक है, इसे लिंगी जनन भी कहते हैं। ठीक है, इसे लिंगी जनन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैंने आपको कल बताया था अलैंगिक जनन और कायिक जनन में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए एक जीव की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। अर्थात जब कोई प्लांट या एनिमल या जीव अलैंगिक या कायिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न करता है तो उसमें समय बहुत कम लगता है और वह एक सरल प्रक्रिया होती है। जब भाई समय कम लगेगा किसी कार्य को करने में तो निश्चित तौर पे वो कार्य क्या होगा, वेरी इजी होगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो लोगों की जरूरत पड़ रही, नर मादा, इनके समागम, इनके संयोजन से ही संतान उत्पन्न होगा, तो इसमें जो है जटिल प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये जिसमें टाइम ज्यादा लगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सरल या जटिल, जटिल कहेंगे। अर्थात लैंगिक जनन क्या होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत निषेचन या युग्मक जनन, निषेचन, फिर युग्मनज स्थानांतरण, फिर भ्रूण का विकास, फिर आपका भ्रूण के विकास के बाद प्रसव, फिर जाकर के बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लंबा लगता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह एक क्या होती है बेटा, जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया होती है, मतलब कि जो लैंगिक जनन है वो सरल नहीं बल्कि जटिल होता है, जबकि आपका अलैंगिक और कायिक जनन क्या थे, सरल प्रक्रिया होती थी, क्योंकि उसमें समय बहुत कम लगता है। ठीक है, और यह क्रिया या यह जनन कहाँ पाया जाता है, प्रायः उच्च पौधे जैसे आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन, मटर, ठीक है, इसमें उच्च पौधे व उच्च जंतु, ठीक है, उच्च जंतुओं में, या आप कह लो कि लगभग सभी जंतुओं में,
ठीक है, लगभग सभी जंतुओं में हाइड्रा प्लेनेरिया को छोड़ करके, हमने आपको बताया था हाइड्रा प्लेनेरिया भी एनिमल में ही आते हैं, लेकिन वे लो क्वालिटी के एनिमल होते हैं। उनमें आपने देखा था अलैंगिक जनन में पुनरुत्भवन द्वारा जनन होता था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चूहे से लेकर के हाथी तक, बंदर से लेकर घोड़ा तक, मनुष्य से लेकर के बिल्ली तक, सब में क्या होता है, इसी प्रकार का लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो लगभग सभी जंतुओं में लैंगिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है, या आप कह लो संपन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो। जैसे आप कह सकते हो प्लांट की बात करें सरसों, फिर एनिमल की बात करें हाथी, ठीक है, फिर आप बात करिए घोड़ा, फिर अगर हम बात करें मनुष्य, ठीक है, मनुष्य का मतलब तो जान ही रहे हो, हम ही आप, फिर बंदर, है ना, फिर आपको क्या है बिल्ली, अब इसी तरह से ETC कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंफर्म हो गया कि जो पौधों की बात करें तो हायर प्लांट जो होते हैं उनमें, और एनिमल की बात करें तो लगभग सभी एनिमल में, जैसे हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य आदि, सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि सब में अपने संतान उत्पन्न करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया लैंगिक जनन। अब इसी लैंगिक जनन के अंतर्गत हम, ठीक है, यहाँ पे इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको इसमें आगे भी बताएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है आपके लिए कि बेटा जो लैंगिक जनन हमने कहा पौधों में होता है और एनिमल में होता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ यहीं शॉर्ट कर दिया गया इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने नहीं किया है, आपके सिलेबस में किया गया है पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, वो क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में दूसरे वाले पढ़ोगे, दूसरे पार्ट का नाम ही है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो वहां पढ़ोगे। और उसके बाद तीसरे चैप्टर में जब चलोगे तो मनुष्य में लैंगिक जनन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के लैंगिक जनन में केवल यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात, आपको एक लैंगिक जनन का बेसिक कंसेप्ट आपको इस पार्ट में दिया गया है, ताकि जब आप दूसरा और तीसरे पार्ट में पौधों और जंतु मनुष्यों में लैंगिक जनन पढ़ें तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मालूम रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इतना कंप्लीट हुआ। तो सभी लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दें। चलिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जीवन चक्र की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, अर्थात जीवन चक्र। हमने दोस्तों इस पार्ट की पहली हेडिंग पढ़ाई थी जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल। ठीक है, उसमें हमने आपको याद होगा क्या बताया था कि प्रत्येक जीवधारी जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, ठीक है, तो जब जन्म लेता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो जन्म लेने से और मृत्यु तक के बीच की जो क्रिया, अवस्था, काल, समय है, उसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। और कह रहा कि उसी जीवन चक्र में कुछ अवस्थाएं आती हैं, उन्हीं अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी कुल 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 3। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जीवन चक्र की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उससे हट करके है कि जीवन चक्र में 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। किसके जीवन चक्र में? अरे भाई, जीवन किस में होता है? जीवधारी में। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो जीव होते हैं उनके जो जीवन चक्र अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 3 प्रमुख अवस्था क्या होती है? कंप्लीट करती है। ठीक है, जैसे हम आप पैदा हुए हैं तो जब मरेंगे तो मरने और पैदा होने के बीच में बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो 3 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो पहली अवस्था अगर इससे बात करें हम कि जो फर्स्ट है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट है दोस्तों किशोरावस्था। ठीक है, हमने आपको कहा वैसे तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल दृष्टि जो ये कहना चाह रहा है वो क्या कहता है? किशोरावस्था अर्थात एडोलेसेंस एज कहता है। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं ये भी आप जानेंगे। और सेकंड जो आपका है बेटा किशोरावस्था के बाद आप कह सकते हो प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था या जनन काल कहते हैं। क्या कहते हैं?
जनन काल भी कहते हैं। और तीसरा अगर बात करें तो जीर्णावस्था है। क्या है? जीर्णावस्था कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? जीर्णावस्था। तो इस तरह से ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से पूरे जीवन काल में जीवधारी के 3 अवस्थाओं का क्या किया? अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था और तीसरा जीर्णावस्था होती है। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। किशोरावस्था तो आप समझ गए होंगे। जो आप किस क्लास में हैं, 11th या 12th में होंगे, तो जो 11th और 12th की अवस्था है ना, इसी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। दरअसल जो मनोवैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिकों ने पूरे जीवन काल को कई अवस्थाओं में बांट दिया गया है। तो किशोरावस्था का जो एज काल होता है बेटा, वो 10 से लेकर के या 11 से लेकर के, या कुछ वैज्ञानिकों ने सीधा सीधा 12 से लेकर के 18 वर्ष की जो आयु का समय है ना, इसी को इन्होंने क्या कह दिया? किशोरावस्था। तो आप बताइए, 16 साल के होंगे, 17 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, तो बताइए किस अवस्था में है? किशोरावस्था में है ना, क्योंकि किशोरावस्था की एज काल क्या होती है? 12 से 18 वर्ष। किसी 11 मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक 12 मानते हैं, 12 से 17, 11 से 18 ऐसे ही मानते हैं। इसी के बीच की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसी में स्टेनली हाल एक मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है किसी बालक की, किसी बच्चे की, वह एक संघर्ष की अवस्था होती है, एक तूफान की अवस्था होती है। अर्थात वो इस कोटेशन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चों के 12 से 18 वर्ष के बीच की एज होती है ना, उस अवस्था में कोई भी बालक, कोई भी बच्चा बहुत संघर्ष करता है। किस चीज के लिए संघर्ष करता है? अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर के, अच्छे बुरी बातों को लेकर के, क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते पे जाएं। ठीक है, इन सब बातों को लेकर उसके मस्तिष्क में क्या होता है? अंतर्द्वंद चलता रहता है, स्ट्रगल चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस उम्र के बच्चों, अर्थात 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था तब की जो बच्चे होते हैं ना, उनके मस्तिष्क में बहुत सारे विचारों को लेकर अंतर्द्वंद चलता रहता है, संघर्ष होता रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तूफान की अवस्था क्यों कहा? इसलिए कहा कि आपको पता है कि आप जिस एज में है, अगर कोई 2 बात बोल दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स होते हैं, या आपका बड़ा भाई घर में हो, मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, तूफान उठ जाता है कि अभी उठा के पटक दें। लेकिन पता नहीं आप अपनी मर्यादा में रहते हुए थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, वरना कोई और पड़ोसी बोल दे, देखिए आप उठा के पटक देंगे। यानी इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है किसी भी बात को लेकर के। इसीलिए स्टेनली हॉल ने इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कह दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया 12 से 18 वर्ष। बस इसे लिखेंगे कैसे? आप इसमें लिख सकते हो कि यह जीवों की, ठीक है, यह जीवों की क्या है? बोलिए। वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें जिसमें जीव का जो शरीर होता है, ठीक है, जीवों का शरीर, या आप कह लीजिए शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से, अर्थात बहुत तीव्र गति से होता है, गति से होता है। ठीक है, अर्थात किसी जीव की जो, ठीक है, शारीरिक विकास की अवस्था है वो बहुत तीव्र कब होती है? किस अवस्था में होती है? इसी अवस्था में होती है, किशोरावस्था में ही होती है। और आपने देखा होगा कि एक बालक के बढ़ने की सबसे ज्यादा अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में ही आपकी लंबाई सबसे तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। और साथ में आपके सोचने समझने की क्षमता, दिमाग का विकास क्या होता है? इसी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि जीव की यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें इसके शरीर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और साथ में संघर्ष और तूफान की भी अवस्था होती है। ठीक है, तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। इसी अवस्था के बाद या इसी अवस्था में, ठीक है, इसी अवस्था में आपने देखा होगा सरकार ने क्या माना है कि यदि कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वयस्क हो जाता है। वयस्क का मतलब परिपक्व हो जाता है शरीर से और मस्तिष्क से। चाहे आपको शादी विवाह करना हो या आपको किसी नौकरी में फॉर्म डालना हो, तो देखिए सरकार ने डेडलाइन जारी की है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष का मतलब मान लिया जाता है कि आपके शरीर का, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि इसी अवस्था में क्या होता है? बोलो। परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन, यानी कि किसी भी
निर्णय को लेने के लिए आप क्या होते हैं, बोलो, एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं। आपका शरीर भी किसी कार्य को करने के लिए, सहभागिता करने के लिए उस कार्य में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। इसी अवस्था में परिपक्वता का विकास हो जाता है। ठीक है, परिपक्वता का विकास होता है। ठीक है, इसलिए इसे कायिक मतलब शारीरिक, कायिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कायिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था का जो एज काल होता है, ठीक है, इसकी अवस्था वर्ष जो होती है बेटा, वो क्या होती है, 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, किशोरावस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की प्रजनन अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड हमारा है इसको भी यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सर क्या बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं प्रजनन अवस्था क्या है। प्रजनन अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का है, 8 साल का है, अगर उसकी किसी लड़की से शादी कर दी जाए तो क्या वो प्रजनन की अवस्था में होगा, क्या उसके जननांग काम करेंगे, क्या वो उस महिला के साथ, उस लेडी के साथ रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे संतान पैदा कर पाएगा, क्या वो इस अवस्था में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी 12 साल से बाद 14 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल का है, अगर उसकी किसी लड़की से शादी कर दिया जाए तो वो उस अवस्था में क्या कर सकता है, प्रजनन क्रिया करके संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। या ये कह लो कि किसी बालक के अंदर की वह अवस्था जब उसमें जननांग परिपक्व हो जाते हैं और जनन क्रिया करने के लिए क्या होते हैं, जननांग पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें लिखा क्या जाए, आइए ये भी देखते हैं। ठीक है, कि वह अवस्था, ठीक है, वह अवस्था जिसमें जीवों में, जीव मतलब प्लांट और एनिमल, जीवों में प्रजनन, ठीक है, प्रजनन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, या कह लो प्रजनन क्रिया या क्षमता का विकास होता है। ठीक है, क्षमता का विकास हो जाता है या होता है कह लीजिए। ठीक है, तो क्या है भैया, प्रजनन अवस्था क्या ऐसी अवस्था है जिसमें जीवों में प्रजनन क्रिया या प्रजनन क्षमता का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, अर्थात वह प्रजनन करने लायक, अर्थात नए संतान उत्पन्न करने लायक हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रजनन अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था के शुरुआती काल को, ठीक है, इसी अवस्था के स्टार्टिंग एज को, अर्थात जो शुरुआती समय है, शुरुआती काल है, ठीक है, शुरुआती काल को यौवन आरंभ कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है, यौवनारंभ का मतलब प्रजनन का आरंभ, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना लड़कों में, और लड़कियों में आवाज की सुरीली होना, और उसमें जननांगों का परिपक्व होना। ठीक है, ये सब क्या होता है, यौवन आरंभ के लक्षण होते हैं, और यह लक्षण प्रजनन अवस्था के संकेत होते हैं कि उस जीव में अब प्रजनन अवस्था स्टार्ट होने वाली है या शुरू हो गई है। जैसे इस अवस्था का स्टार्टिंग एज होता है, लड़कियों में अगर बात की जाए तो 13 साल की स्टार्टिंग होती है शुरुआती अवस्था प्रजनन की, और लड़कों में बात की जाए तो 12 या 14 होता है। वो खान पान और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, किसी में 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो प्रजनन अवस्था की शुरुआती काल गर्ल्स में 12-13 साल और लड़कों में भी 13 से 14 साल होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसके आसपास होता है। तो इसी अवस्था को यौवन आरंभ काल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रजनन अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, कोई बच्चा जब पैदा हुआ तो किशोरावस्था में आया, फिर उस किशोरावस्था के बाद प्रजनन अवस्था उसके अंतर्गत आई, प्रजनन किया, बच्चा पैदा किया, फिर उसका क्या काम है, जीर्णावस्था, अर्थात फिर उसकी शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाएगी, अंतिम अवस्था की ओर जाएगी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु के नजदीक जाएगी। तो उस मृत्यु की ओर जब शरीर का गमन होता है, शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं काम करना, तो उस अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। प्लांट में बात किया जाए तो जैसे अभी मान लीजिए धान की खेती शुरू हो रही है, तो जब धान का फसल लग जाएगा, धान के नए बीज आ जाएंगे, तो उस समय
प्लांट सूखने लगता है तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। और हम लोगों में जैसे हम लोगों ने अपनी संतान उत्पन्न कर लिया, उसके बाद अब हम लोग बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, जीर्णावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीर्णावस्था। तो इसको भी देख लिया जाए जीर्णावस्था क्या होता है। आज तीसरा भी देख लेते हैं इसी क्रम में हम। जो हमारा थर्ड है वो क्या है बेटा, जीर्णावस्था। ठीक है, क्या है, जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए अब हम जीर्णावस्था की बात करते हैं। जो जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है जीर्णावस्था, अभी हमने आपको बताया और यहां मैंने लिख भी दिया है कि वह अवस्था जब जीव का शरीर का पतन होने लगता है। ठीक है, जब जीव के शरीर का क्या होता है गाइस, पतन होने लगता है। ठीक है, पतन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि धीरे धीरे शरीर क्या होती, खत्म होने लगती है। जैसे अभी हम क्या हैं, बहुत हिष्ट पुष्ट हैं, लेकिन जब हम भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेंगे, 30 साल 40 साल 35 साल, ठीक है, इस तरह से जब धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो धीरे धीरे इस शरीर का क्या होगा, पतन होने लगेगा। और यह जो शरीर हिष्ट पुष्ट दिख रही है दुबली पतली हो जाएगी और हमारे शरीर के अंग और ऊतक धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देंगे, जिससे बहुत सारे रोग हमारे शरीर को ग्रसित करेंगे। और हम क्या होंगे, एक दिन ऐसे आएगा कि रोग से ग्रसित होकर के ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। यहां लिखा भी हमने कि ऐसी अवस्था जब जीव का शरीर का पतन होने लगता है, उसके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और वह मृत्यु के नजदीक आ जाता है। तो ऐसी अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। हालांकि यह अवस्था किसी में 10 साल, किसी में 20 साल, किसी में 40 साल, किसी में 1 महीने, किसी में 3 महीने। जैसे आपने देखा धान की खेती शुरू हो रही है, तो अभी धान लगाओगे तो यंग अवस्था, फिर प्रजनन अवस्था, फूल लगेंगे, फिर सीड लगेगा, और जैसे ही उस पौधे में बीज लग गया अर्थात अगली पीढ़ी आने का संकेत, वैसे ही धीरे धीरे उस पौधे में के अंग और ऊतक क्या हो जाएंगे, जो हरे हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे और अंत में एक ऐसी अवस्था पूर्ण रूप से सूख कर नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीर्णावस्था। और जो भी इस धरती पे जन्म लिया है उसे इस अवस्था से तो गुजरना है ही, आज नहीं तो कल, कोई पहले कोई बाद में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, जीवन चक्र की तीनों अवस्थाओं का वर्णन हमने कर दिया, किशोरावस्था का भी और प्रजनन अवस्था का भी और जीर्णावस्था का भी कर दिया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के एंड की ओर बढ़ते हुए, कि लैंगिक दृष्टि से जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं अर्थात पुष्पी पौधे होते हैं, यानी जिन पौधों में पुष्प लगते हैं उनके प्रकार। ठीक है, पूछ रहा है कि लैंगिक दृष्टि से अगर देखा जाए, लैंगिक दृष्टि का मतलब होता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जो पुष्प लगने वाले पौधे हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो अब यहां लिखेंगे कि लैंगिक दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, सेक्सुअल एंगल से अगर हम देखें तो लैंगिक दृष्टि से जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, अर्थात फेनरोगैमिया कहते हैं अंग्रेजी में, पुष्पीय पौधे जो होते हैं बेटा, ठीक है, ये पुष्पीय पौधे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात अगर हम करें तो नंबर 1 हमारा है मोनोकार्पिक और दूसरा है आपका पॉलीकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक पौधे अभी आपको ऐसे बता देंगे, रटने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा हमारा क्या है बेटा, पॉलीकार्पिक पौधे। कौन सा, पॉलीकार्पिक पौधे, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 प्रकार के, एक फर्स्ट और सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें कि मोनोकार्पिक पौधे किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर लिखना हो 2 लाइन तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मोनोकार्पिक पौधे किसे कहते हैं। तो मोनो का मतलब आपने पढ़ा होगा सिंगल होता है, एक होता है। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है अनगिनत, कई। तो मोनोकार्पिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पूरे जीवन काल में, जीवन काल का मतलब जब पैदा होते हैं और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इस दौरान केवल एक ही बार पुष्प इसमें लगता है, एक ही बार फल लगता है। ऐसे पौधों को मोनोकार्पिक कहते हैं। यही याद रखिए ना, मोनो माने एक होता है,
ठीक है। और पौधे का मतलब समझ रहे हैं, यानी ऐसे पौधे जिसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पन हो, फूल लगे, उस क्रिया उस पौधे को हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। आप सोच रहे होंगे यार सर जी ऐसा पौधा कौन सा होता है जिसमें पूरे जीवन काल में एक ही बार। अरे भैया आप देखे ना, क्या सरसों जब आप जर्मिनेट कराएंगे, खेत में बीज डालेंगे, जब वो जर्मिनेट करेगा तो जब जन्म लिया और मृत्यु को जब प्राप्त हो गया, सूख जाएगा, तो उस दौरान क्या होता है, एक ही बार तो फूल लगता है। गेहूं, चना, मटर, अरहर, सरसों, ठीक है, ये सब क्या है बोलो, इनके पूरे जीवन काल में क्या होता है, एक ही बार तो लगता है पौधा पुष्प, उसके बाद सूख खत्म हो जाते हैं। जबकि आम, महुआ, नीम, गुलर जामुन जो होते हैं ये एक बार जब पैदा हो जाते हैं और जब मरते हैं 10, 20, 30 साल बाद, तो उस दौरान ये हर वर्ष लगभग फूल को क्या करते हैं, पुष्पन क्रिया करते हैं, अर्थात इसमें फूल लगता है। तो इसलिए क्या है, आम, महुआ, नीम, गुलर जामुन पॉलीकार्पिक, और जो चना, मटर, अरहर, सरसों क्या है बेटा, मोनोकार्पिक पौधे होते हैं। ठीक है, लिखा क्या जाएगा, ये देखिए, वे पौधे जिनमें जीवन काल में, ठीक है, जीवन काल में, या आप कह सकते हो जिनमें पूरे जीवन काल में, ठीक है, पूरे जीवन काल में केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार ही पुष्पन होता है, अर्थात पुष्प लगता है, ठीक है, या पुष्प उत्पन्न होता है, लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहें तो जैसे में आप ले लीजिए सरसों, चना, है ना, और धान, मटर, यानी जो फसली पौधे होते हैं वह फसली पौधे, ठीक है, जो अन्य फसली पौधे हैं ये क्या होते हैं, इनमें देखा होगा आपने कि वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार या पूरे जीवन काल में क्या होता है, एक ही बार इसमें क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं, उसके बाद ये जीर्णावस्था में जाके खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो पॉलीकार्पिक भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि पॉलीकार्पिक में क्या लिखा जाए, ये भी यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, पॉलीकार्पिक पौधे, पॉलीकार्पिक पौधे, ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो कि वे पौधे, ठीक है, क्या होता है, वे पौधे जिसमें पूरे जीवन काल में, ठीक है, पूरे जीवन काल में एक से अधिक, एक बार नहीं, एक से अधिक या कई बार कह सकते हैं, एक से अधिक बार पुष्प क्या होता है, लगता है, या पुष्प उत्पन्न होता है, लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। अब आप जैसे की बात करें इसमें, तो मैंने अभी आपको बताया ही, जो हायर प्लांट होते हैं, आम, महुआ, है ना, नीम, ईटीसी कर लो, जो हायर प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, पॉलीकार्पिक अवस्था पाई जाती है, अर्थात वो पूरे जीवन काल में एक से अधिक बार क्या करते हैं, पुष्प को पुष्पन क्रिया संपन्न करते हैं। तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया पॉलीकार्पिक किसे। इसकी भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। सभी लोग इसको नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हम लोग लगभग चैप्टर की लास्ट हेडिंग पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमको पढ़ना है लैंगिक जनन की घटनाएं, अर्थात जो किसी पौधे या किसी एनिमल में मेल फीमेल मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, अर्थात लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो उस लैंगिक जनन के उपरांत क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लैंगिक जनन की 3 प्रमुख घटना होती है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए किसी जीवों में 3 तरह की घटना होती है, जिसमें पहला आपका है निषेचन से पूर्व होने वाली घटना। ठीक है, ये पहला है, यानी किसी जीव में लैंगिक जनन संपन्न होना है, अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन संपन्न करना है, तो उसमें निषेचन से पूर्व कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं कि जीवों में निषेचन से पूर्व निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, यानी किसी जीव में अगर लैंगिक जनन होना है तो सबसे पहले क्या होता है, युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन का मतलब क्या है, रटने की जरूरत नहीं, अभी आप दूसरे चैप्टर में चलोगे तो ये पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा कि
गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, अर्थात युग्मक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा देख लीजिए कि जब यौवन अवस्था आती है, प्रजनन की अवस्था आती है, ठीक है, जब लैंगिक जनन क्रिया संपन्न होना बॉडी में शुरू होता है 13 साल 14 साल में, तो उस समय क्या होता है कि नर का जो वृषण होता है, टेस्टिस एग होता है, उसमें शुक्राणु बनते हैं और मादा में जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु बनते हैं। तो शुक्राणु नर युग्मक कहलाता है, अंडाणु मादा युग्मक कहलाता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं ना, तभी जाकर के किसी भ्रूण या बेबी का निर्माण होता है। लेकिन ये मिलेंगे तब जब पहले बॉडी में बनेंगे। ठीक है, तो नर में वृषण बनते हैं और मादा के अंडाशय कब बनते हैं, 13 साल के पहले नहीं बनते हैं। 13 साल के जब यौवन आरंभ होता है तो उसी समय प्रजनन अवस्था आती, तब ये नर के वृषण में शुक्राणु बनता है और मादा के अंडाशय में अंडाणु बनता है। तो शुक्राणु अंडाणु बनता है, इसी को नर युग्मक मादा युग्मक कहते हैं। तो इसी के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, या कह लो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह नर में भी होता है और मादा में भी होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। जब मेल में होता है और जब फीमेल में होता है, तो मेल में होता है तो अगर हम एनिमल की, मनुष्य की बात करें तो शुक्राणु बनता है, जिसे नर युग्मक भी कहते हैं, इसे यंग से व्यक्त करते हैं। और जब फीमेल में युग्मक जनन होता है तो उसमें क्या बनता है बेटा, अंडाशय में मादा युग्मक बनता है, इसे भी यंग से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फीमेल में यह कहाँ होता है, युग्मक जनन अंडाशय में होता है, और मेल में युग्मक जनन कहाँ होता है, वृषण में होता है, अर्थात टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो हमने आपको कहा यहाँ बेसिक पढ़िए, इसका डिटेल आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, वहां पे इसका डिटेल है। ठीक है, तो आप सिंपल से याद रखिए कि लैंगिक जनन होने के लिए सबसे पहले क्या है, युग्मक जनन होता है, नर में भी मादा में भी। नर में क्या होता है, शुक्राणु बनता है वृषण में, तो जब शुक्राणु वृषण में बने तो इसी शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं, और इसके बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं या शुक्र जनन भी कहते हैं। और फीमेल में भी क्या होता है, जो अंडाशय होता है लेफ्ट राइट, इसमें भी ये मादा युग्मक बनते हैं, कुछ इसी प्रकार के युग्मक। ठीक है, तो इसे हम अंड जनन कहते हैं। तो ये जो मादा युग्मक नर युग्मक बन रहे हैं ना, इसी क्रिया को, बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दूसरा, युग्मक स्थानांतरण। जब युग्मक बन गए नर के वृषण में और मादा के, ठीक है, कहाँ पे, अंडाशय में, तो अब इन दोनों का आपस में मिलना भी हो, क्या होगा, मिलने की क्रिया भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब नर अपना युग्मक, अर्थात नर युग्मक क्या करता है, मादा के युग्मक से मिलाने के लिए स्थानांतरित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। कुछ पौधों में क्या होता है कि ये युग्मक नर वाला मादा युग्मक से जल के माध्यम से जाके क्या होता है, एक जगह दूसरे जगह, अर्थात नर मादा से मिलता है जल के माध्यम से। इस क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात युग्मकों का आपस में क्या है, दोनों अलग अलग जगह बने हैं ना, दोनों का आपस में मिलने के लिए जब वहां से ट्रांसफर होकर पास आते हैं तो इसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो जब ये पास आ गए तो उसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन का मतलब पास आके दोनों मिल जाएंगे और मिल करके एक जैसे हो जाएंगे। जैसे पानी की दो बूंदें अलग अलग हो, लेकिन जब पास आके मिलती है तो एक जैसी बूंद हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही निषेचन होता है। पानी की एक बूंद का मतलब नर युग्मक और पानी की दूसरी बूंद मतलब मादा युग्मक। जब दोनों युग्मक स्थानांतरण द्वारा पास आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, निषेचन या संलयन, अर्थात दोनों मिलकर एक जैसी संरचना बना लेते हैं। तो इसी को हम निषेचन या संलयन कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी गया है कि जब नर युग्मक, ठीक है, वह मादा युग्मक का मिलना, ठीक है, मिलना, अर्थात जब दोनों मिलते हैं तो इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाया नर युग्मक अर्थात यन, मादा युग्मक अर्थात यन, यानी कि इसको यन से डिनोट किया जाता है। यन माने अगुणित हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि कोशिका में 46 होने चाहिए, आधा है, इसलिए यन लिखा जाता है। मादा युग्मक में भी क्या होता है, 23 गुणसूत्र होते हैं, तभी तो दोनों मिलेंगे तो 23 46 अर्थात किसी एक मानव जीव का निर्माण होगा। ठीक है, तो नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों जब मिले तो युग्मनज बनता है। इसी मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों जब नर मादा युग्मक आपस में मिल गए अर्थात निषेचन हो गया, संलयन हो गया, ठीक है, तो ये मिलने की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिए दो प्रकार का, एक इंटरनल होता है, एक आउटर होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य निषेचन का मतलब, निषेचन माने वही नर मादा युग्मक का मिलना, बाह्य माने बाहर,
यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक से शरीर के बाहर कहीं मिले तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, मछली हो गया, मेढक हो गया, ठीक है, या जो अन्य जलीय प्राणी है, वो क्या करते हैं, उसका नर और मादा दोनों अपने युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं और दोनों पानी में इधर उधर जाके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ युग्मक शरीर के अंदर नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली व अन्य जलीय जीवों में। और आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, हम लोगों में होता है, भेड़, बंदर, बिल्ली, मनुष्य, चूहा आदि। इसीलिए तो मेल को फीमेल के साथ क्या करना पड़ता है, शारीरिक संबंध बना के प्रजनन करना पड़ता है, ताकि वह जो मेल है वो अपने वृषण में जो शुक्राणु बना है ना, उसे मादा के जननांग के अंडाशय या फलोपियन नलिका में अंडाणु के पास पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसीलिए उसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अर्थात निषेचन माने नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना, आंतरिक माने बॉडी के अंदर, यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक से बॉडी के अंदर मिलता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य आदि में। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि जब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, अर्थात यन यन जब मिल रहा है तो क्या हो रहा है बताओ, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण हो रहा है ना। तो वही कह रहा है कि निषेचन के बाद होने वाली घटना, निषेचन मतलब नर मादा का मिलना। तो जब नर मादा मिल गए तो क्या घटना हो रही है कि निषेचन के बाद जीव में मिलने के बाद क्या हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। अर्थात यन यन मिलकर 2n बना रहा है, इसी को जाइगोट युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज बन जाता है और यही युग्मनज में बाद में परिवर्तन होता है कोशिका विभाजन द्वारा, जिससे भ्रूण उद्भव अर्थात भ्रूण का उत्पन्न हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है और वही भ्रूण आगे चलकर डेवलप होकर एक शिशु, एक बेबी का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि लैंगिक जनन में 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं, जिसमें निषेचन से पूर्व, ठीक है, 2 जिसमें युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में क्या हुआ, युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया युग्मक जनन कहते हैं, या मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। जब मेल में होता है शुक्राणु बनते हैं अर्थात नर युग्मक, और जब फीमेल में होता है तो ये अंडाशय में होता है, इसमें मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया युग्मक जनन। अब युग्मक जब बन गए तो इनको मिलना भी जरूरी है, तभी एक संतान पैदा होगा। तो मिलने के लिए जब ये पास आते हैं तो उसको युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, और जब पास आकर के दोनों मिलते हैं तो इसको निषेचन या संलयन कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हो दोनों प्लस कर दिया, मिल गया, तो ये क्या हो गया, संलयन या निषेचन। और जब मिल गए अर्थात निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद क्या हो रहा है कि बोलो, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, युग्मनज बना रहे हैं, अर्थात 2n बना रहे हैं। तो इसी 2n युग्मनज को क्या करते हैं, बाद में कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण में बदल दिया जाता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। बाद में वही भ्रूण डेवलप होकर के एक शिशु का, एक बेबी का, एक नए जीव का निर्माण करता है। फिर वो जीव क्या होता है, आफ्टर मैचुरेशन 9 महीने अगर मानव की बात करें, बाकी अदर जीव अलग अलग, तो वो क्या होता है, प्रसव के माध्यम से बाहर आ जाता है। सारी लैंगिक जनन क्रियाएं क्या होती हैं, प्रसव के बाद संपन्न हो जाती हैं। तो यही आपकी थी क्या, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो अब लैंगिक जनन को पौधों में पढ़ेंगे कल से दूसरे चैप्टर में, फिर मानव की बात करें, मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, जब भी उसका टाइम आएगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। ये चैप्टर आपका लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया, जितनी भी हेडिंग थी, जो भी आपके पेपर में आने वाले पॉइंट है, सब बताया गया। अब कल से आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।